हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने सॉलिड स्टेट के अगले लेक्चर और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है भाई। मतलब इससे पहले हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि भाई लेक्चर नंबर 5 में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो टुडे इज लेक्चर नंबर 5। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट यूनिट आपकी फिनिश पर है। तो हम जान लेते हैं भाई सॉलिड स्टेट में क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको रैंडमली बताता चला जा रहा हूँ क्या कर चुके थे हम। भाई मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, इनका डिफरेंस क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड के टाइप, क्रिस्टलाइन हो अमोर्फस हो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें कर चुके थे, है ना। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो भी क्लासिफिकेशन था, चाहे मॉलिकुलर सॉलिड हो या नेटवर्क सॉलिड हो, मेटेलिक सॉलिड हो या फिर आपका हम बोल सकते हैं आयनिक सॉलिड हो, सबके बारे में जान चुके थे। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है इसको भी जान चुके थे। यूनिट सेल, उसके टाइप्स, उसके सारी की सारी जितनी भी कैटेगरी होती है, चाहे वो सिंपल यूनिट सेल हो चाहे वो सेंटर्ड यूनिट सेल हो, सबको जान चुके थे। उनमें कितने एटम्स होते हैं ये जान लिया था। 7 क्रिस्टल सिस्टम भी जान लिए थे क्या होता है ना। ब्रेविस लैटिसेस भी जान लिए थे, 14 होते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था, जरा हम यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो भाई लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। सर जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं कि कोई भी एटम है कहाँ पर अरेंज है, कोई एटम है, मॉलिक्यूल आयन है, कोई भी चीज़ है किस तरह से अरेंज है, उनकी स्पेसिंग क्या है, उनके बीच का एंगल क्या है, सभी चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। और सर क्रिस्टलोग्राफी जब हम स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास में 3 लॉ थे जिनको मैं पढ़ना था, और वो तीनों लॉ हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। पहला होता है हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। मतलब ये कहता है कि सर कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी क्रिस्टल हो, उसमें अगर हम फेसेस के बीच का एंगल देखते हैं तो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो क्रिस्टल छोटा हो चाहे बड़ा हो, व्हाटएवर उसका कोई भी साइज हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें, लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस, तो यहाँ पर हमने ये कहा था कि कोई भी एक यूनिट सेल है, उसके पास में जो भी इंटरसेप्ट है हमारे पास ए बी सी तीनों डायरेक्शन में, अब अगर कोई अदर हमारे पास में वहां पर हम प्लेन डालें या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका वो होल नंबर इंटीजर होता है। और इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक भी होगा जिसको हम वेज इंडाइसिस और मिलर इंडाइसिस करेंगे, वो एक्चुअल में लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस से निकला हुआ है। ठीक है, लास्ट हमारे पास लॉ ऑफ सिमेट्री जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, फिर इसके बाद रेशनल इंडाइसिस वाला था, फिर इसके बाद हमने लॉ ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सारी, फिर उसके बाद में हमने फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री और लास्ट में हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री जानी थी। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद टोटल सिमेट्री क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास आई थी 13, जिसमें से 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री और 3 हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। उम्मीद करते हैं ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है वो जान लेते हैं ना। ओके, चलिए भाई, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, वैसे भी हमारे पास इतना समय कहाँ होता है। आज कौन कौन से टॉपिक करने वाले भाई। पहला एक टॉपिक हमारे पास रहेगा वेज इंडाइसिस। ये क्या मतलब होता है इसका, कभी कभी किसी किसी बुक्स में वेज इंडाइसिस का नाम ही नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है एक्चुअल में और कुछ किसी और नाम से उसको बोल देते हैं, तो वेज इंडाइसिस एक्चुअल में क्या है वो हम जानेंगे। दूसरी चीज मिलर इंडाइसिस, जो हम बोल सकते हैं वेज और मिलर की बात करें तो मिलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में देखा ही जाता है मिलर इंडाइसिस। ठीक है, इसको हमें जानना है। थर्ड हमारे पास होता है इंटरफेशियल एंगल, यानी कि अगर मान लीजिए दो फेस है उनके बीच का एंगल है सर, कोई भी हमें नई यूनिट सेल देखनी है कुछ भी देखना है तो उनके बीच के जो फेस हैं उनके बीच के एंगल को हम किस तरह से निकालेंगे। सर ये चीज ना ये मिलर इंडाइसिस पर डिपेंड करती है, तो हमें पहले मिलर इंडाइसिस समझना है, उसके बाद में इंटरफेशियल एंगल को समझ लेंगे, राइट। इसके बाद हमको करना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग या फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी कोई भी क्रिस्टल सिस्टम है तो उसके दो फेस के बीच का डिस्टेंस है जो आमने सामने होता है, एक प्लेन ये जा रहा है दूसरा प्लेन जा रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो क्यूबिक यूनिट सेल हो, चाहे वो हमारे पास टेट्रागोनल यूनिट सेल हो, चाहे वो हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक हो, तो हर एक के लिए हम अलग अलग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम चारों चीजें जो हैं आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। अगले लेक्चर में फिर हम ब्रैग्स लॉ क्या होता है और पाउडर मेथड से रिलेटेड NaCl, KCl और CaCl का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे, जो अगले लेक्चर के लिए छोड़ रखा है। फिर उसके बाद क्योंकि इतना ही हो पाया ना आज के लेक्चर में, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वेज इंडाइसिस एक्चुअल में क्या होता है। तो
एक्चुअल में अगर हम बात करें भाई वेज इंडाइसिस की, तो वेज इंडाइसिस क्या बताता है भाई? वेज इंडाइसिस हमको बताता है क्रिस्टल प्लेन को, कोई भी हमारे पास में क्रिस्टल प्लेन है, इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं वेज, WI मैं लिख देता हूं वेज इंडाइसिस, ठीक है। वेज इंडाइसिस describe the crystal plane in terms of क्या होता है? वेज इंडाइसिस describe the crystal plane in terms of intercept, बस यही तो चीज है। इंटरसेप्ट की टर्म में हम बोल सकते हैं कि जो वेज इंडाइसिस है वो इंटरसेप्ट की टर्म्स में हमारे पास किसी भी क्रिस्टल प्लेन को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब इस इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, वेज इंडाइसिस डिस्क्राइब द क्रिस्टल प्लेन इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट, क्या लिख दिया? इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट। अब मतलब समझ लो इसका क्या होता है। देखो मतलब इतना है, हम बिल्कुल उसी तरह से लेके चलेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सारी चीज़ों को जाना था। भाई हमारे पास में एक ये यूनिट सेल हमने बनाई है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक इस तरह से यूनिट सेल को बना रखा है, ठीक है सर। एक यूनिट सेल को हमने ये ले रखा है, ये हमने एक यूनिट सेल को प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं भाई, अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं तो ये वाली जो एक्सिस है वो इस तरह से आगे की तरफ आएगी, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया था, ठीक है। ये एक्सिस इधर गई हमारे पास, इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया है, और ये एक्सिस हमारे पास कहाँ गई है? जेड एक्सिस हो गई है, ठीक है ना। तो हमने इसमें क्या किया था? हमने इसमें ये कहा था कि सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ए माना था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने बी माना था, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने क्या माना था? सी माना था, ये हमने मान लिया था। और लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस में हमने ये जाना था कि अगर इसके आगे भी पूरा का पूरा क्रिस्टल होगा, ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, हर डायरेक्शन में होगा, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। ये हमारे पास जीरो मतलब ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास सारी चीजें ओरिजिन हो रही है तीनों डायरेक्शंस में, ठीक है। तो अगला कोई भी प्लेन जब यहाँ पर कट करेगा इस एक्सिस पर, तो वो कितनी डिस्टेंस पर होगा? तो वो ए, बी या सी के मल्टीप्लिकेशन में होगा। अब मैं आपको बता दूं वो कहीं पर भी कट कर सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल के आपको साथ बताने की कोशिश करता हूं किस तरह से, देखिए, ताकि आपको वेज इंडाइसिस अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैंने एक इस तरह से एक यूनिट सेल ले रखी है, और एक का 2-3 एग्जांपल करते हैं, उसके बाद तो सारी चीजें फिर हमें क्लियर हो ही जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, मान लो चौथा भी ले सकते, चलो चौथा ले लो, जरूरत पड़ेगी तो बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट है। याद ये रखना है कि इधर हमने वाई एक्सिस को लिया है, इधर हमने एक्स एक्सिस को लिया है, और इधर ऊपर की साइड हमने जेड एक्सिस को लिया, ठीक है। ओके, अब अगर मैं कोई यहाँ पर एक प्लेन डालता हूँ, ध्यान से सुनना, जो भी चीज मैं बताने वाला हूँ, इधर मैं यहाँ पर एक प्लेन डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं एक प्लेन डालता हूँ, और ये इस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में, ठीक है। इस तरह से मैंने एक प्लेन डाला कुछ इस तरह से, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो प्लेन है वो तीनों एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, ध्यान से सुन लेना, फिर आपको तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। वरना क्योंकि बुक्स में इन चीजों को कभी कभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉइंट कहाँ काट रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हटा देते हैं, यहां से मुझे निकालना है वेज इंडाइसिस, और वेज इंडाइसिस निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा मेरे को? ये वेज इंडाइसिस हमारे पास इंटरसेप्ट का काम करना है। किसका काम करना है? इंटरसेप्ट का। तो हम ये बोल सकते हैं भाई, इसको हटा देते हैं, वेज इंडाइसिस ही लिखते हैं। तो वेज इंडाइसिस किसकी टर्म्स में निकाला जाएगा? ए, बी और सी की टर्म में। ए, बी और सी। ए क्या है सर? ए है एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, बी है वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, और सी है जेड एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है। अगर मैं ये बोलूं भाई ए कितना है, तो हम बोलेंगे सर एक्स एक्सिस पर एक यूनिट सेल पर आकर वो काट रहा है, यानी कि पहली यूनिट सेल का जो हमारे पास फेस आएगा, कॉर्नर आएगा, वहीं काट रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1।
इसी तरह से जब हम y डायरेक्शन में चले तो y में भी सर पहली यूनिट सेल पर काट रहा तो हम यहाँ पर भी 1 कर देंगे, z में गए तो वहां पर भी काट रहा तो सर 1 1 1 जो हो जाएंगे इसके वेज इंडाइसेस हो जाएंगे। अगर आप इसको लिखो और इंटरसेप्ट, अगर आप इसको इंटरसेप्ट भी लिखोगे कितना 1 1 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंटरसेप्ट लिखो या फिर वेज इंडाइसेस लिखो। ये इसका कहने का मतलब है। आप कहेंगे सर थोड़ा सा समझ में कम आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले को समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कोई भी एक प्लेन ले रखा है, ये मैंने एक प्लेन ले रखा है। आपको एक चीज पता है, क्या पता है सर? इधर मेरे पास y एक्सिस है, इधर मेरे पास x एक्सिस है, इधर मैंने z एक्सिस ले रखा है। अब आप ये देखो कि प्लेन जो है किस एक्सिस को कहां काट रहा है। जब मैं यहाँ पर इसका वेज इंडाइसिस लिखने चला तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर a, b और c की वैल्यू मेरे को लिखनी है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ से अगर मैं बात करूं इसका, देखो इंटरसेप्ट ये हो गया। अगर इसके वेज इंडाइसिस की बात करो तो वेज इंडाइसिस का a×1 b×1 c×1 मतलब a b c हो जाएगा, ठीक है, a b c ही हो जाता है। इधर देखते हैं इसका वेज इंडाइसिस मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालना है आपको? इसका इंटरसेप्ट निकालो पहले। तो क्या निकालना है? इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट आप कैसे निकालोगे? इंटरसेप्ट आप कैसे निकालोगे? ए पर कहां काट रहा है? हमने कहा सर अगर मैं एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये जो प्लेन है ये इसके बिल्कुल बराबर पैरेलल 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 चलता ही जाएगा, मतलब आगे की तरफ, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पर ये काट रहा हो। और नहीं काटेगा तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि सर ए पर जो इंटरसेप्ट है, जो ए पर जो हमारे पास इंटरसेप्ट है ए बी सी के टर्म में, वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और अगर मैं बी की बात करूं, जब आप वाई एक्सिस पे चलोगे तो पहले ही पोर्शन पे काट रहा है, पहले पे काट रहा है, तो सर बी पर इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 1। सी पर आप चलोगे तो सी को भी ये कभी भी जेड एक्सिस को काट नहीं पाएगा ये वाला प्लेन, और नहीं काट पाएगा तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप वेज इंडाइसिस लिखोगे तो क्या लिख दोगे? वेज इंडाइसिस हो जाएगा इनफाइनाइट ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट सी। तो ए इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट ही रहेगा, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये मैंने पॉइंट 0 ही ले रखा है और यहाँ पर कोई एक प्लेन डालते हैं, है ना, कोई प्लेन डालते हैं। हमने एक प्लेन क्या डाल सकते हैं? हाँ चलो ठीक है, ये डाल देते हैं। मैंने इसको यहाँ पर लिया और इसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये मैंने एक प्लेन डाला, ये मैंने एक प्लेन डाला, और इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए वेज इंडाइसिस क्या होगी। देखो वेज इंडाइसिस आप कैसे निकालोगे? अगर आपको वेज इंडाइसिस निकालना तो पहले निकालना पड़ेगा इंटरसेप्ट। ए बी और सी के लिए क्या निकालना है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट निकालना है ए बी और सी के लिए। अब ए को कहां काटेगा? अगर इस प्लेन की बात करूं तो मेरे पास ए कहां चलेगा? इस डायरेक्शन में चलेगा एक्स में, बी चलेगा वाई में, और सी चलेगा मेरे पास जेड में। तो एक बात बताओ, क्या ये प्लेन कभी भी इस एक्स डायरेक्शन को काट पाएगा? हम कहेंगे कभी नहीं काट पाएगा, तो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा ए के लिए इनफाइनाइट। बी को काट सकता है, हाँ सर बी को काटेगा ए की पॉइंट पर, तो 1 हो गया। सी को कहाँ काटेगा? पहले ही यूनिट सेल पे काट रहा है ना, तो इसका भी 1 हो गया। तो यहाँ से अगर हम वेज इंडाइसिस की बात करें तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट ए, और ये हो जाएगा बी, और ये सी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, फिर उसके बाद समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक यूनिट सेल ले ली, मान लो हमने यहाँ पर एक यूनिट सेल ले रखी है इस तरह से, ये हमने एक यूनिट सेल ले रखी है। एक अच्छा सा एग्जांपल करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ये हमारे पास में कोई भी ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। मैंने अभी एक काम करता हूँ, मैंने जो इस बार प्लेन लिया है उसको मैं ऐसे ले रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, और ये इधर मैंने मिलाया। इसको समझने में कभी कभी थोड़ी सी समस्या हो जाती है, पर उम्मीद करता कि आपको समस्या नहीं होगी, आपको समस्या नहीं होगी। आप अगर यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ पर हम एक चीज़ बोल सकते हैं भाई कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है? हाफ है। जैसे अगर हम बात करूँ, मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ भाई ये क्या है, हम बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक जेड एक्सिस है। तो इधर से इधर जो लेंथ होती है वो कौन सी होती है? ए। यहाँ से यहाँ क्या होती है? बी। ऊपर कौन सी होती है? सी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बी है तो इसे हम क्या बोलेंगे? बी बाई 2, और ये बी बाई 2।
इतना मतलब है, ठीक है। अब यहां से मुझे ये देखना है कि सर कौन सा कहाँ काटेगा। मुझे पहले निकालना है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ये मोस्टली क्वेश्चंस निकालने को नहीं आते, जब आप किसी बड़े एग्जाम्स की बात करें तो वहां बेशक निकालने को आ जाए, ग्रेजुएशन में तो नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ग्रेजुएशन में मिलर इंडाइसिस पूछा जाता है, लेकिन मिलर इंडाइसिस निकलता किससे, वेज इंडाइसिस से, इसलिए इनका पता होना चाहिए। अब देखो इंटरसेप्ट मेरे को निकालने हैं, तो इंटरसेप्ट से क्या करना है, आप कैसे निकाल पाओगे भाई। अगर मैं इस प्लेन को भी देखूं तो ये एक्स डायरेक्शन में कहीं नहीं काट पाएगा, ए बी सी के लिए कहीं नहीं काटेगा, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा ए के लिए। बी के लिए देखा तो पहले नंबर पे काट रहा है, तो बी के लिए हो जाएगा 1। अगर मैं सी के लिए देखूं तो सी के लिए यानी कि जेड एक्सिस को क्या ये यहां पर काट पाएगा, यानी पहले वाले पे तो नहीं काट रहा, यानी कि एक पॉइंट चलने के लिए आधे पे पहुंचा है, तो दूसरे पॉइंट पे जैसे पहुंचेगा तुरंत इसको काट देगा, मतलब 2 यूनिट सेल पे जाके काट रहा है, तो मतलब 2 सी के बराबर काट रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इंटरसेप्ट इसका कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 आएगा तो यहाँ से इंटरसेप्ट हमारे पास वेज इंडाइसिस की अगर हम बात करें तो वेज इंडाइसिस कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट ए, ये हो जाएगा बी, और 2 सी के बराबर हो जाए। बस इतनी सी कहानी है। अब इसके अलावा हम बोल सकते हैं भाई वेज इंडाइसिस कुछ भी हो सकता है। अब वेज इंडाइसिस कुछ भी हो सकता है तो फिर हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास मेन हमारे पास वेज इंडाइसिस नहीं है, मेन हमारा काम है मिलर इंडाइसिस को पढ़ना। सर यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट वेज इंडाइसिस होता क्या है, इंटरसेप्ट होता क्या है, बस वो चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब हम बात करते हैं मिलर इंडाइसिस की। व्हाट इज द मीन ऑफ मिलर इंडाइसिस। और मिलर इंडाइसिस क्या बताता है, किसी भी क्रिस्टल प्लेन की डायरेक्शन को बताता है। मिलर इंडाइसिस टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल प्लेन। ये किसी भी क्रिस्टल प्लेन की डायरेक्शन को बताता है मिलर इंडाइसिस, ठीक है। तो भाई मिलर इंडाइसिस क्या बताएगा, क्रिस्टल प्लेन की डिस्टेंस को, सॉरी डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। लाइट का थोड़ा सा दिक्कत था, बट नाउ ओके। हाँ भाई, मिलर इंडाइसिस क्या होता है, टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल प्लेन। ये हमारे पास किसी भी क्रिस्टल प्लेन की डायरेक्शन को बताता है। पहली बात तो ये जान लो। दूसरी बात ये जान लो कि जो मिलर इंडाइसिस है, मिलर इंडाइसिस कैन नॉट बी इनफाइनाइट, कैन नॉट बी इनफाइनाइट, ये कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता है मिलर इंडाइसिस कभी भी, और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा मिलर इंडाइसिस अगर आपको निकालना है तो मिलर इंडाइसिस निकालने का सीधा सीधा एक ही तरीका होता है, और वो एक तरीका अपने पास होता है क्या, मिलर इंडाइसिस हमारे पास रेसिप्रोकल होता है किसके, रेसिप्रोकल होता है इंटरसेप्ट के, इंटरसेप्ट के। तो मिलर इंडाइसिस जो होता है वो इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि मिलर इंडाइसिस हैज द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। अब जैसे कोई भी इंटरसेप्ट दिया जाता है और हमको मिलर इंडाइसिस पूछा जाता है तो हम कैसे निकालेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के लिए। हाँ, एक और चीज, दूसरी बात ये है कि मिलर इंडाइसिस ऑलवेज 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 बी ए इंटीजर नंबर, ऑलवेज बी ए इंटीजर नंबर। ये केवल और ये हमारा इंटीजर नंबर में रहेगा। इंटीजर नंबर मतलब पूर्ण संख्या में रहेगा। अगर तुम्हारे पास अपूर्ण संख्या आ रखी है या फ्रैक्शन वगैरह में है तो आपको उनका जो फ्रैक्शन है वो रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव फ्रैक्शन। सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद में उसको इंटीजर बनाने के लिए आपको रिमूव फ्रैक्शन करना है, मिलर इंडाइसिस निकल जाएगा। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए उसके लिए आपको इंटरसेप्ट दे रखा है, इंटरसेप्ट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 3, सिंपल लेते हैं पहले, मान लो 0 1 0 ये दे रखा है, मान लो इंटरसेप्ट 0 1 0 दे रखा है। इंटरसेप्ट तो हो ही नहीं सकता 0, इंटरसेप्ट काउंट भी 0,
तो 1 2 1 ये मान लो, ये दे रखा है आपको कोई भी इंटरसेप्ट, ठीक है ना, 1 2 1 दे रखा है। आपसे पूछा है बताइए भाई मिलर इंडाइसिस क्या होंगे, आपसे पूछा है मिलर इंडाइसिस क्या होंगे। तो हमने बताया मिलर इंडाइसिस अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको अपोजिट करना है, फ्रैक्शनल मतलब इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो जैसे अगर पहले वाली की बात करें 1 है तो हम इसको नीचे 1 में ले जाएंगे तो 1/1 रहेगा, 2 को नीचे ले जाएंगे तो 1/2 रहेगा, 1 को नीचे ले जाएंगे तो 1/1 रहेगा। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 1/2 रहेगा, ये हमारे पास फिर से 1 रहेगा। जब हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, जब हम किसको करेंगे, फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, मतलब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर नंबर है, लेकिन यहाँ पर आकर नीचे 2, हमें नीचे कुछ नहीं रखना, फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो जो नीचे है उससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं टोटल में मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2, यानी दिस इज द मिलर इंडाइसिस, इसी को हम बोलेंगे मिलर इंडाइसिस। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमारी चीजें आसान थोड़ी सी हो जाए। देखिए अगर मान लीजिए आपको इंटरसेप्ट दे रखा है, अगर आपको इंटरसेप्ट दे रखा है, आपको इंटरसेप्ट दे रखा है क्या है, इनफाइनाइट 1 2 ऐसा दे दिया। अब कैसे करेंगे सर, अगर आपको मिलर इंडाइसिस निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट 1/1 1/2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट से किसी में भी डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, ऑलवेज 0 0 1 1/2, और इस 2 को खत्म करना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, और 2 इंटू हाफ कितना, 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा हमारे पास 1, तो मिलर इंडाइसिस हमारे पास हो जाएगा 0 2 1। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास इंटरसेप्ट आपको दे रखा है कि सर इंटरसेप्ट है हमारे पास में कितना, मान लीजिए यहाँ पर है 2 3, और यहाँ पर कितना ले सकते हैं, मान लो 1 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 1 कर दिया हमने। अब कैसे करना है भाई मिलर इंडाइसिस, और मिलर इंडाइसिस निकालना है आपको तो क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना, मतलब रेसिप्रोकल करना है, तो हो जाएगा 1/2 1/3 और 1/1। जब हमने देखा भाई तो मिलर इंडाइसिस जब हम निकालेंगे तो हमें इसका फ्रैक्शन तो रिमूव करना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/3 रहेगा, 1/2 रहेगा। अब कितने से मल्टीप्लाई करें सर, नीचे उसमें तो एक एक आ रहा तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपको सिंपली बता रहा हूँ मैं, जो नीचे आ रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप करेंगे 2 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा 6, आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दो सब में। जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अब एक चीज सोचो, जब टोटल में आप अलग करके देख लेते हैं, ये 1/2 और ये 1/3 और ये तो 1 ही हो जाएगा, जब इसमें भी 6 इसमें भी 6 और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, और ये 6 रहेगा ही, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। इस तरह से मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हैं किसी भी इंटरसेप्ट के लिए जो आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मुझे लगता है ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक होता है इंटरफेशियल एंगल। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेशियल एंगल, मतलब दो फेस आपको दे रखे हैं, उन दोनों फेस के बीच का एंगल हम किस तरह से पता कर सकते हैं। तो इंटरफेशियल एंगल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और नहीं दी गई हैं, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। और हाँ एक और चीज़ भाई, एक चीज़ तो हम बताना ही भूल गए कि जो हमारे पास मिलर इंडाइसिस होते हैं ना, ये मिलर इंडाइसिस, इनको हम एच के एल की टर्म में निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तीन चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये है तो ये हमारे h की वैल्यू होगी, ये k की वैल्यू होगी, और ये l की वैल्यू होगी, h के l होता है, ठीक है, सॉरी h के l की वैल्यू होती है। अब अगर आपको इंटरफेशियल एंगल निकालना, मान लीजिए एक फेस मेरे पास ये है, एक फेस मेरे पास ये है, एक फेस मेरे पास ये है, ठीक है ना, और इन दोनों फेस के बीच का मुझे एंगल निकालना है थीटा, ठीक है। तो इस फेस के लिए h मतलब मान लीजिए फेस 1 है तो इसके लिए मैंने h1 k1 और l1 क्या ले रखे हैं, मिलर इंडाइसिस है। इसमें आपके पास है h2 k2 और l2, इसके लिए मिलर इंडाइसिस है। अगर ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी है तो इन दोनों की हेल्प से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, इंटरफेशियल एंगल पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि भाई कॉस थीटा जो होता है वो होता है h1 इंटू h2,
H1 इंटू H2 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या K1 इंटू K2 प्लस L1 इंटू L2 डिवाइड बाई रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर सॉरी इंटू H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को रखोगे तो आपको मिल जाएगा आपका इंटरफेशियल एंगल। आप कहेंगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे रखेंगे, ये तो दिक्कत पैदा करेगा ना अपन को, है इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखेंगे। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करना मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड आउट द interfacial angle between two planes having Miller indices 110 and 101। अब ये ले सकते हो, ठीक है, 110 एंड 101, या फिर ऐसा एक थोड़ा सा आसानी कर लेते हैं। हाँ, ये आपको दो प्लेन दे रखे हैं, एक 110 और एक 100। इनके बीच में आपको बताना है, ये दो प्लेन है हमारे पास, एक का आपका हम बोल सकते हैं कि मिलन डायसिस ये है, दूसरे का हमारे पास ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो जरा देखिए इधर कैसे निकालेंगे भाई। जब हम सॉल्यूशन करें तो पहले तो एक काम करो, दोनों के लिए निकाल लो। तो एक है हमारे पास में क्या 110 और एक है हमारे पास 100, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको H1 K1 L1 मान लेते हैं, इसको H2 K2 और L2 मान लेते हैं। जब हम निकालेंगे cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला हमने जाना H1 इंटू H2 प्लस K1 इंटू K2 प्लस L1 इंटू L2 डिवाइड बाई रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर इंटू H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू H1 की वैल्यू कितनी सर 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू H2 की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस K1 की वैल्यू 1, K2 की वैल्यू सर 0 प्लस L1 की वैल्यू 0 इंटू L2 की वैल्यू ये भी 0 डिवाइड बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, H1 स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर मतलब फिर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इंटू इधर भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। बस रख दो इसको, इधर आंसर निकाल लो। cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया सर, 1 हो गया, 1 इंटू 0 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, तो टोटल कितना बचा ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचेगा रूट। अब रूट में यहाँ पर कितना बचा देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, ये 2 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ से आया 2, ठीक है, फिर इंटू यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, ये 0 0 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू 1 मतलब रूट 2 ही बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे सर कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 को 1 अपॉन रूट 2 को हम cos ये 45 डिग्री की क्या होता है वैल्यू होता है भाई, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, cos से cos को हम कैंसिल कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है भाई। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, थोड़ा सा इसी वजह से जल्दबाजी में करने की कोशिश करी। एक चीज़ जो रहेगी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए ज़्यादा इस वजह से। तो अगले लेक्चर में ब्रैग्स लॉ और इसके चर्चा करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।